पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक मुद्दे एवं समस्या, जो हमारा पेपर है बीए पार्ट सेकंड का, उस पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था और उसके बारे में चर्चा की थी कि क्या भारत में जनाधिक है। तो इसमें दो विचारधाराएं हैं, दो मत पाए जाते हैं, एक निराशावादी और एक आशावादी। निराशावादी दृष्टिकोण जो है उसको हमने पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा। आशावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशावादी दृष्टिकोण में सरदार पाणिकर, कालिन क्लार्क तथा रणदीव, ये इनका मत ये है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, और इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने कुछ तर्क दिए। जैसे पहला तर्क है कृषि उपज में कमी, यानी कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि उपज कम है, उत्पादकता कम है। इसका कारण खेती करने के प्राचीनतम तरीकों का प्रचलन तथा कृषि के नवीन साधनों, उन्नत बीजों एवं खादों के प्रयोग का अभाव है। तो इस तरह आशावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि यदि हम उन्नत तरीके अपनाएं और आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाएं तो हम कृषि की उपज को बढ़ा सकते हैं, और यदि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का समुचित प्रयोग किया जाए तो उपज बढ़ जाएगी, और यहाँ हरित क्रांति के परिणाम अत्यंत ही संतोषजनक रहेंगे। तो इस तरह उपज वृद्धि होने पर जनसंख्या की अधिकता का भार नहीं हमको महसूस होगा। तो आशावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि कृषि उपज में कमी को यदि हम इस तरह इन साधनों के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है अखाद्यान्न पदार्थों का उपयोग किया जाए। भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं और यहाँ पर लोग केवल अन्न पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यदि यहाँ पर भोजन में मांस, मछली एवं अंडे आदि का उपयोग बढ़ाया जाए तो अन्न की समस्या हल हो सकती है। ये कहते हैं भारत की कुल मछली पालन का लगभग 30% भाग ही हम उपयोग कर पाते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत शाकाहारी देश है, इसलिए हमारी जो मछली उत्पादन है, मछली पालन का उद्योग है, उसका हम 30% भाग ही उपयोग कर पाते हैं, और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता को 1951 में 995 ग्राम थी और सन 2003 में 338 ग्राम हो गई, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 2.14 से घटकर 1.93 हो गई। तो इस तरह अखाद्यान्न पदार्थों को यदि हम उपयोग करें तो हम इस जो जनाधिक है इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो कम है, इसलिए हम इसको जनाधिक नहीं कह सकते। आशावादी दृष्टिकोण ऐसा कहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर। यदि हम इसकी तुलना बांग्लादेश, बेल्जियम, जापान तथा जर्मनी से करें तो हम पाएंगे कि जनसंख्या घनत्व भारत से डोडा और कहीं कहीं दुगना तक है। अतः यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व बढ़ाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि है प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। इस बात का द्योतक है कि भारत में जनसंख्या जनाधिक नहीं है। फिर इन्होंने तर्क दिया है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी है। अन्य देशों की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। तो इस आधार पर भी इन्होंने कहा है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। और अगला नेक्स्ट इनका तर्क है कि प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन, यानी कि भारत प्राकृतिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है, परंतु प्राकृतिक संपदा का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हुआ है। इसलिए यही अधिकांशतः कहा जाता है कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जनसंख्या के बोझ से कम करने के लिए प्रचुर प्राकृतिक साधनों का पूरी तरह दोहन किया जाए। तो प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन, यदि हम इस अपूर्ण दोहन को पूर्ण दोहन में बदल दें तो
हम इस जनाधिक्य की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आशावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, और उन्होंने तर्क दिए हैं, और उस तर्क ये हैं कि कृषि उपज में यहाँ कमी है जिसको बढ़ाया जा सकता है। अखाद्य अखाद्यान्न पदार्थों का अखाद्यान्न पदार्थों यहाँ शाकाहारी लोग हैं, इसलिए अन्य चीज़ों को भी खाकर हम इस खाद्यान्न की जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर कम है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, और जनसंख्या वृद्धि दर में यहाँ अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में कमी है, और प्राकृतिक साधनों का हम पूर्ण दोहन करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसलिए आशावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि यहाँ पर जनाधिक्य नहीं है।